हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो मेंटल रिटार्डेशन का पार्ट 2 है। मेंटल रिटार्डेशन का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। उसमें हमने मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन, उसके कोजेज़ और उसको क्या क्या बोला जाता है, इसके सब के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। क्लासिफिकेशन मतलब उसको कितने भागों में बांटा गया है, मेंटल रिटार्डेशन को कितने भागों में बांटा गया है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, कैसे पता लगता है कि बच्चा मेंटल रिटार्डेड है। जैसे मेनली पता लगता है कि अगर बच्चा डाउन सिंड्रोम होगा तो वो मेंटल रिटार्डेड होता है। लास्ट वन इज मैनेजमेंट। हम कैसे इस जो डिसेबिलिटी है इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इसको हम कंप्लीट तो नहीं रोक पाते, लेकिन हाँ, इस मेंटल रिटार्डेशन को हम कम कर सकते हैं। उसे कैसे कम कर सकते हैं और कैसे उसे डेवलप कर सकते हैं, उस बच्चे को कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी कर पाए। आज की वीडियो में हम इन सब को पढ़ेंगे। अगर आपने मेंटल रिटार्डेशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो देखिए, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप इस वीडियो को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक मंदता के कितने भाग होते हैं, कैसे कैसे उसे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें डॉक्टर्स की सहायता से पता लगता है कि मैं बच्चा मेंटल रिटार्डेड है या नहीं है। एंड लास्ट इज एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, जिसमें बच्चे के जो आईक्यू है, इंटेलिजेंट क्वोशंट है, उसको चेक करने के बाद पता लगता है कि बच्चा मेंटल रिटार्डेड है या नहीं है। मेनली जो हमारा आईक्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर 140 तक होता है, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल 140 से अबव होता है, वे सुपर जीनियस बच्चे होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मेंटल रिटार्डेड बच्चे की बात कर रहे हैं। तो एमआर बच्चा, मेंटल रिटार्डेड बच्चे का जो आईक्यू होता है वो 70 से बिलो होता है। इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कितना आईक्यू बच्चे का होना चाहिए जिससे वो अपनी एक्टिविटीज़ को कर पाए, वो बच्चा पढ़ने योग्य होगा, कब वो अंडरस्टैंड कर पाएगा और कितने आईक्यू पर वो अपने डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर पाएगा। फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वे आईक्यू चेक करते हैं बच्चे का कि इंटेलिजेंट क्वोशंट क्या होता है। इंटेलिजेंट क्वोशंट का जो फॉर्मूला है वो है मेंटल एज ओवर बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसे हम मेंटल एज को एम ए से, क्रोनोलॉजिकल एज को सी ए से और इंटेलिजेंट क्वोशंट को आई क्या से डिनोट करते हैं। अगर बच्चे का आईक्यू 70 से बिलो होगा तो उस बच्चे को हम मेंटल रिटार्डेड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि अगर बच्चे का आईक्यू 70 से 90% पे आता है तो बच्चा बॉर्डर लाइन पर होता है, और 90 से 120 का आईक्यू बच्चे का है तो उन बच्चों को हम नॉर्मल बच्चे कहते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो 90 से 120 के आईक्यू के बीच आते हैं उनमें हमारी 50 टू 60% पॉपुलेशन आती है। अब देखते हैं कि साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों को कैसे क्लासिफाई किया है जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं। अकॉर्डिंग टू AAMR, यह अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन ने मेंटल रिटार्डेड बच्चों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले है माइल्ड, जिन बच्चों का आईक्यू 50 से 70 के बीच में होता है उन्हें हम माइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड, मॉडरेट, जिन बच्चों का आईक्यू 35 से 50 की कैटेगरी में होता है उन बच्चों को हम मॉडरेट की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड वन इज सीवियर, जिसका आईक्यू 20 से 35 के बीच होता है। एंड लास्ट इज प्रोफाउंड, जिन बच्चों का आईक्यू बिलो 20 होता है उन बच्चों को प्रोफाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखते हैं कि माइल्ड में बच्चे कहाँ तक पढ़ पाते हैं या कितना अपना काम कर पाते हैं। जो बच्चे माइल्ड की कैटेगरी में आते हैं वे बच्चे 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ पाते हैं और अपने डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं। अगर उन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छे से दी जाए तो वो अपने लिए कुछ छोटा काम कर सकते हैं, जैसे डोंगा मेकिंग, कैंडल मेकिंग, बुक बाइंडिंग
इन कामों में बच्चों को लगाया जा सकता है उन्हें सिखाकर। सेकंड है मॉडरेट, जिन बच्चों का IQ 35 से 50 तक होता है उन्हें मॉडरेट की कैटेगरी में रखते हैं। ये बच्चे फर्स्ट से थर्ड स्टैंडर्ड तक ही पढ़ पाते हैं। इसके साथ साथ अगर इन्हें अच्छे से खुद की सेल्फ केयर के बारे में बताया जाए तो वो अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं। इसके साथ अपना जो खाना है, पीना है, कहीं आना जाना है, उसको भी ये सिखाने के बाद अच्छे से कर लेते हैं। थर्ड वन इज सीवियर, इन बच्चों का IQ 20 से 35 के बीच में होता है। इन बच्चों में जो मेनली प्रॉब्लम होती है वो होती है स्पीकिंग से रिलेटेड। ये अच्छे से बोल नहीं पाते। अगर इन्हें कुछ चीज़ लेनी है या देनी है तो ये इशारों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो अच्छे से नहीं होती, अच्छे से अपनी देखभाल नहीं कर पाते। जो भी इनका खुद से रिलेटेड काम है, जैसे खाना है, पीना है, इन बच्चों को इतना ही सिखाया जा सकता है कि अपना खाना पीना, बाथिंग या फिर कुछ ऐसा छोटा मोटा काम कर ले। ये बस खुद का ही काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इन बच्चों की एबिलिटी नहीं होती। इन्हें किसी न किसी ऐसे शेल्टर में छोड़ा जाता है जहाँ इन्हें ये सब छोटे मोटे काम जो खुद से रिलेटेड है वो सिखाए जा सके। लास्ट इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड में बच्चे का जो IQ होता है वो 20 से भी नीचे होता है। यहाँ ये बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता, टोटली ये बेड पर ही लेटा रहता है। इन्हें खाना पिलाना, जो भी इनकी देखभाल है, सब कुछ काम कोई दूसरा व्यक्ति ही करता है। ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं किसी और पर। जो हमारा साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें यही था कि बच्चे किस किस कैटेगरी में डिवाइड है। मेनली उन्हें साइकोलॉजिस्ट चेक करते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, जो उनके स्कूलिंग है या उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें उन्हें कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारी होती है सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर हमारी ग्रेजुएशन होती है। ऐसे बच्चे कितना पढ़ पाते हैं जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एडुकेबल, सेकंड होता है ट्रेनेबल एंड थर्ड होता है कस्टोडियल। फर्स्ट इज एडुकेबल। एडुकेबल बच्चे वो होते हैं जिनका IQ 50 से 70 के बीच में होता है। ये बच्चे 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ सकते हैं। अगर इन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए तो उसके बाद ये खुद को डिपेंड कर सकते हैं और सोशली कनेक्ट अच्छे से हो सकते हैं। सेकेंड इज ट्रेनेबल। ट्रेनेबल क्या होता है? सेल्फ केयर परफॉर्म आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से ही पता लग रहा है कि ट्रेनेबल बच्चे वो होते हैं जिन्हें हम ट्रेनिंग के बाद जो सोशल कनेक्टिविटी होती है और जो इंटरेक्शन होता है वो इन बच्चों को ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जाता है। ट्रेनेबल कैटेगरी में बच्चों को IQ जो होता है वो 35 से 50 के बीच में होता है। इसके बाद ये बच्चे सेकंड या थर्ड क्लास तक ही पढ़ सकते हैं। जो इनका IQ लेवल है वो इतना ही होता है कि जितना थर्ड या सेकंड क्लास के बच्चे सीखते हैं उतना ही ये बच्चे सीख पाते हैं। लेकिन इन्हें ट्रेनिंग देने के बाद ये सेल्फ केयर अच्छे से कर पाते हैं, मतलब खुद के काम अच्छे से कर लेते हैं। जैसे फीडिंग हो गया, टेकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, ये सब काम सिखाने के बाद ये बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। लास्ट इज कस्टोडियल। कस्टोडियल कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनका IQ बिलो 35 होता है। इसमें हमारे प्रोफाउंड और सीवियर दोनों आ जाएंगे लेवल, क्योंकि सीवियर और प्रोफाउंड में ही 35 से बिलो होते हैं। यहाँ बच्चे टोटली डिपेंडेबल होते हैं किसी दूसरे बच्चे के ऊपर या किसी पेरेंट्स या सिबलिंग के ऊपर, ताकि वो उनका काम कर पाए। ये खुद से किसी भी एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स होते हैं जो क्या क्या लक्षण हैं जो बच्चे में दिखाई देने पर हमें पता लगता है कि वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। फर्स्ट इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सेकंड इज लैक ऑफ सोशल कनेक्शन, थर्ड इज लैक ऑफ अटेंशन, फोर्थ इज लैक ऑफ डेवलपमेंट, फिफ्थ इज ऑटिज्म, सिक्स्थ इज कोग्निटिव फंक्शनिंग एंड लास्ट इज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। फर्स्ट में बताया है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब कोई बच्चा किसी काम को अच्छे से ध्यान से ना कर पाए, ये नहीं कि यदि कोई बच्चा एक बार में ध्यान ना दे उस काम पर तो वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, लेकिन मेंटली रिटार्डेड बच्चा वो होता है जो वो किसी भी काम में प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ नहीं करता, तो उस कंडीशन में हम उस बच्चे को मेंटली रिटार्डेड होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड इज लैक ऑफ सोशल कनेक्शन। जब बच्चा समाज से जो अंतःक्रिया होती है, जो कनेक्शन होते हैं,
जो जैसे खेलने में, कूदने में या बातचीत करने में जब बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता तो वहाँ भी लगता है कि जो सिम्टम्स है ये मेंटल रिटार्डेड बच्चे के होते हैं। थर्ड इज लैक ऑफ अटेंशन। जब बच्चा किसी काम को अच्छे से ध्यान लगा के नहीं सीख पाता तो उसकी समझने और सीखने की जो एबिलिटी है उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण जो मंदबुद्धि बच्चा है वो किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं सीख पाता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बच्चे में लैक ऑफ अटेंशन है तो ये भी सिम्टम्स है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है। क्योंकि अगर नॉर्मल बच्चा है तो उसमें कभी कभी ही अटेंशन की कमी होती है, ये नहीं कि उसमें हमेशा अटेंशन की कमी होगी। वो कुछ तो सीखते हैं, हो सकता है कभी वो डिस्टर्ब हो या फिर उन्हें किसी बात को लेके गुस्सा हो तो उस टाइम पे वो ध्यान ना दें, लेकिन वो बच्चे ध्यान देते हैं। लेकिन जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनमें देखा गया है कि उनमें अटेंशन की मतलब कि ध्यान की कमी होती है। फोर्थ वन इज लैक ऑफ डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट होता है हमारा कोग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव या फिर हमारा जो इमोशनल है, ये सभी जो हमारे डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं इनमें कमी पाई जाती है। ये बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसके साथ अगर कोई दूसरा उन्हें कुछ समझाना चाह रहा है तो वहाँ भी ये उतने कैपेबल नहीं होते उनकी बात को समझने के लिए। इसीलिए इनका जो डेवलपमेंट का जो डोमेन होता है उसमें भी कमी पाई जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें हम एक एज आने के बाद हम बोलते हैं कि एप्पल, तो उनके माइंड में एप्पल की इमेज क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है उन्हें अगर हम एप्पल कॉन्क्रीट फॉर्म में मतलब कि रियल में अगर उन्हें नहीं दिखाएंगे तब तक वे उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। वो बोलेंगे कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन जब आप उन्हें एप्पल ऑरेंज दोगे तो वो उसे अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि कौन सा एप्पल है कौन सा ऑरेंज है। तो जो इनकी फंक्शनिंग होती है, जो इनका डेवलपमेंट स्किल होता है वो नॉर्मल बच्चे से पीछे होता है। वो उस रेंज से नहीं सीख पाते जैसे एक नॉर्मल बच्चा सीखता है। इन व्यक्तियों की जो फिजिकल ग्रोथ है वो नॉर्मल बच्चे की तरह होती है। कुछ केसेस ही ऐसे हैं जहाँ इनकी ग्रोथ फिजिकल बच्चे की तरह नहीं होती, लेकिन जो इनकी मेंटल एज है वो नॉर्मल बच्चे से कम होती है। जैसे नॉर्मल बच्चे का IQ 90 to 120 होता है, वहाँ इन बच्चों का IQ 70 से बिलो होता है। फिफ्थ वन इज ओटिज्म। ओटिस्टिक बच्चे वे बच्चे होते हैं जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, खुद में ही रहते हैं, ज़्यादा सोशली कनेक्ट नहीं होते या फिर किसी भी एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। अगला है कोग्निटिव फंक्शन। जब बच्चे के माइंड से रिलेटेड फंक्शन में कोई कमी आती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि बच्चे में कोग्निटिव फंक्शनिंग में कमी आई है। अब कोग्निटिव फंक्शन में क्या आता है? नॉलेज, जो हमारा ज्ञान होता है, अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी समझ होती है, कॉम्प्रिहेंसिव, जब हम उस समझ को अच्छे से बता पाते हैं। फिर आता है एनालाइज, उसके बाद आता है सिंथेसिस और लास्ट में आता है इवेल्युएशन। ये सब पार्ट है ब्लूम टेक्सोनोमी के। लेकिन अब क्या आता है, इसके साथ एक और फीचर ऐड कर दिया है जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। जब बच्चा किसी चीज़ को कुछ करके कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करे, जैसे छोटे बच्चों को क्ले दी जाती है, उस क्ले से वो कुछ बनाने की कोशिश करते रहते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। अगला है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि बच्चे ने कितना समझ लिया है, कितना उस चीज़ को याद कर लिया है। क्योंकि जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो एक चीज़ को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं कर पाते। उन बच्चों को टाइम टू टाइम उस चीज़ को बार बार रिवाइज करवाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप बच्चों को आज सिखाते हो कि A for एप्पल होता है, आप उसे दिखाओगे सिखाओगे, लेकिन अगर बीच में आप उसे ये चीज़ ना करवाओ, कभी उस चीज़ के बारे में पूछोगे ही नहीं, तो जब आप 1 या 2 महीने के बाद बच्चे से पूछोगे कि ये क्या है तो हो सकता है कि वो बच्चा इसको अच्छे से ना बता पाए। इसीलिए जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। उन्हें टाइम टू टाइम रिकॉल करवाना पड़ता है कि हमने ये चीज़ कर ली है, उन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए इन बच्चों को सबसे पहले वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो इनके डेली लिविंग से कनेक्टेड है। इसके साथ इन बच्चों के जो और अदर सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इन बच्चों के जो हाथ होते हैं वो छोटे होते हैं, जो पैर होती है उनकी शेप भी अलग होती है कुछ बच्चों की। इसके साथ जो बच्चे बहुत
कद में छोटे होते हैं उन बच्चों को हम डाउन सिंड्रोम के अंदर रखते हैं। डाउन सिंड्रोम में वो बच्चे आते हैं जिनके हाथ छोटे होते हैं, नाक थोड़ा अलग सा होता है, चपटा नाक होता है, जीभ मोटी होती है जिसके जिसके कारण से वो अच्छे से नहीं बोल पाते। इसके साथ साथ जो उनके नाक होता है वो भी चपटा होता है, और जो आंखें होती हैं वो अलग सी होती है, जैसे बाहर फटी हुई होती है। कान भी छोटे छोटे होते हैं। इन बच्चों को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ये अपनी जो एक्टिविटी होती है उनको प्रॉपरली नहीं कर पाते। जिन बच्चों का आईक्यू 50 से 70 होता है वो बच्चे खुद का काम कर लेते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन बिलो 20 आईक्यू वाले बच्चे कुछ भी काम नहीं कर पाते, वो बच्चे टोटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। इसके साथ ही जो और डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनमें आती है हाइड्रोसफेली, माइक्रोसफेली, डाउन सिंड्रोम। ये सभी सिम्टम्स हैं जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? फर्स्ट इज बिहेवियर थेरेपी, सेकंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, थर्ड स्पीच थेरेपी, फोर्थ कोग्निटिव थेरेपी, फिफ्थ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सिक्स्थ काउंसलर। फर्स्ट में क्या बताया है कि जो बिहेवियर थेरेपी है वहाँ जो बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है या अपने काम को, उनका जो बिहेवियर है उसको अच्छे से नहीं कर पाता कंडक्ट, तो वहाँ उन बच्चों को या उनके पेरेंट्स को बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताया जाता है कि इनके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, जिससे कि उनकी जो हाइपर एक्टिव की जो आदत है उसमें कमी लाई जा सके। सेकंड इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जब जिन बच्चों का आईक्यू 50 से 70 होता है उन बच्चों को कुछ सिखाकर ऑक्यूपेशन में, ऐसे रोजगार में भेजा जा सकता है जहाँ से वो कुछ अर्निंग कर पाए। थर्ड इज स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में जो बच्चे अच्छे से नहीं बोल पाते उनके जो गला होता है वहाँ हाथ लगा के बताया जाता है कि हमें कैसे बोलना है। उन्हें हम अपनी जीभ के द्वारा, जैसे हम पहले बोल के दिखाते हैं कि ये चीज़ ऐसे बोली जाती है, और उसके बाद बच्चे को भी वैसे ही बोलने को कहा जाता है। फोर्थ इज कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी बच्चे के माइंड से रिलेटेड होती है। यहाँ बच्चे को मेनली हम रिकॉल करवाते हैं और रिसाइट करवाते हैं, जिसके थ्रू बच्चे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि वो चीज़ जो पढ़ी है उसने वो अच्छे से उसके माइंड में सेट हो जाए और आगे चल के फ्यूचर में वो इस सब का यूज़ कर पाए। फिफ्थ इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग। जब बच्चे को हम किसी रोज़गार में भेजते हैं तो हम उसे उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिसके बाद बच्चा अपना खुद का काम शुरू कर सकता है या फिर अपने पेरेंट्स के साथ या कहीं ऐसी जगह जाके काम कर सकता है जहाँ कोई उसे सुपरवाइज कर ले। सिक्स्थ वन इज़ काउंसलर। क्योंकि काउंसलर की जो ज़रूरत है वो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी पड़ती है, क्योंकि जिन पेरेंट्स के बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं वे इस बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनके बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं और उन्हें कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता, उनमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। इसीलिए जो मेन फीचर होता है वो काउंसलर का होता है, क्योंकि वो ही पेरेंट्स और बच्चों को ये समझा पाते हैं कि अब ये कहाँ तक कर पाएंगे, ये वोकेशनल में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये कुछ काम कर सकते हैं। ऐसे ही उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनमें इंक्रीमेंट दिखाते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेते हैं ताकि वो कोऑपरेट कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही हमने अपना जो मेंटल रिटार्डेड का चैप्टर था उसको कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन, कोजेज़ और इसके अदर्स नेम जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हमने जाना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। उसके बाद हमने इसके सिम्टम्स जाने थे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे में होते हैं, और लास्ट में हमने देखा है कि इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है या इन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो वहाँ आता है इसका मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आ सकता है कि जो बच्चा है मेंटली रिटार्डेड, क्या उसे हम कंप्लीटली ठीक कर पाते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं लेकिन हम उस बच्चे को कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन इसका हो सकता है जो एडुकेबल बच्चे होते हैं क्या वो अपना काम खुद कर लेते हैं? तो आंसर होगा हाँ। जो बच्चे कस्टोडियल होते हैं क्या वो डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट? तो यहाँ पर आएगा आंसर ये वो बच्चे डिपेंडेंट होते हैं।
यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो माइल्ड कैटेगरी है उसका आईक्यू कितना होगा, तो आईक्यू होगा उसका 50 to 70। इसके साथ साथ हमारे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, इनमें से किसी का भी आईक्यू हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिट द सब्सक्राइब बटन।